ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा एनाटॉमी हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा मुझे डायरेक्टली भेज देना, कोई भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वॉइस मैसेज में उसका आंसर दे दूं। कहीं पर भी एनसीईआरटी पढ़ने में कोई डाउट क्रिएट होता है, कोई भी वर्ड, या तो उसका फोटो लो, क्रॉप करके मुझे भेज दो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, या फिर तुम मैसेज करके भेज दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस मैसेज में आसानी से आपको समझा दूं। ठीक है, तो एनाटॉमी हो गया बच्चा कंप्लीट। क्वेश्चंस बनाइए, बनेंगे। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, खास करके सेकेंडरी ग्रोथ वाले पार्ट को हो जाएंगे। चलो, तो अब हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो आसान सा है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी ने बच्चा बचपन से पढ़ा है सेल वाला चैप्टर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बच्चों लोग, चलिए डन। तो सभी ने पढ़ा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हमारे पास एनसीईआरटी बुक भी है, अवेलेबल है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में बच्चा हिस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबको आता है कि डिस्कवरी कैसे हुई, आप सभी को मालूम है बच्चा, सेल की डिस्कवरी के बारे में सभी कहानी मालूम है। तो ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना है बच्चा, जल्दी करना है ना। तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है बच्चा, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, आप सभी को मालूम है कि सबसे पहली बार सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। कब देखा, किसी बच्चे को याद है, डेट याद है रॉबर्ट हुक का, आंसर 1665। ठीक है, और उन्होंने कहां से सेल को देखा था, तो उन्होंने बच्चा जो पेड़ का जो बाहर का कवरिंग है, जिसे आप बच्चा कॉर्क कहते हो, और कॉर्क को देखा था। तो उन्हें बच्चा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे था, अंदर में खोखले इम्प्टी खाली हुई स्ट्रक्चर मिले। एक्चुअली में वो बच्चा डेड सेल था, डेड सेल था। ठीक है, तो उन्होंने रियल में जो देखा था वो केवल बच्चा उन्हें सेल वॉल दिखा था, अंदर में वो खोखले स्ट्रक्चर थे। ठीक है, डेड सेल था ना, अंदर से खोखले थे। हमें मालूम है कॉर्क जो होता है डेड होता है। जो शैंपेन का बॉटल होता है ना, इसमें जो कवरिंग होता है, बॉटल स्टॉपर ना, अंदर से पैक करने के लिए, वहीं से उन्होंने पहली बार देखा था। ठीक है, और उन्होंने बच्चा जो भी देखा उसको ऑब्जर्व करके एक बुक में लिखा, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उन्होंने जो भी देखा था उसे एक जगह बुक के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट किया, माइक्रोग्राफिया। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा, किसी बच्चे को याद है पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? आई थिंक 1674। किसी बच्चे को, सभी बच्चे को मेरे में से नाम याद होना चाहिए ना, बहुत आसान सा है, बोलो किसी को याद है? आंसर इज एंटोन वॉन ल्यूवेनुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनुक, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था, खुद से माइक्रोस्कोप तैयार किया, और उन्होंने बच्चा डर्टी पॉन्ड वाटर, जो पॉन्ड वाटर होते हैं, ठीक है, उनके उनसे उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें बच्चे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखे। एक्चुअली में उन्होंने बच्चा प्रोटोजोन्स को देखा था, अमीबा पैरामीशियम को देखा था, जो पॉन्ड वाटर में गंदे पानी में तैरते हुए दिखे थे। और उन्होंने बच्चा इस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया एनिमल क्यूले। वो डांस करते हुए दिख रहे होने थे, उन्हें वो चलते हुए दिख रहे थे ना, एनिमल क्यूले। तो पहली बार लिविंग सेल देखा था, आंसर एंटोन वॉन ल्यूवेनुक। और डेड सेल पूछेगा तो बच्चा रॉबर्ट हुक। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए, थर्ड क्वेश्चन, न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा था? एनीवन, किसी को आंसर याद है? न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा? आंसर बच्चा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, हमें न्यूक्लियस बहुत डिटेल में पढ़ना है लास्ट में। कब देखा, आप सभी को डेट याद रखना है बच्चा, 1831। ये एनसीईआरटी में बच्चा गिवन है, पूरा टॉपिक है न्यूक्लियस पढ़ना। रॉबर्ट ब्राउन का नाम बच्चा गिवन है, और ये डेट भी मेंशन है, एनसीईआरटी ने लिखा लेटर 1831, यानी कि 1831 के लास्ट टाइम में उन्होंने देखा हो। चलिए, अब फोर्थ जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, नाम याद रखना है फोंटाना, नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है,
फोंटाना, उन्होंने बच्चा बोला था सेल के अंदर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो उन्होंने बच्चा न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फोंटाना नाम आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा रॉबर्ट हुक, याद है सभी को, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में सेल थ्योरी एक टॉपिक दे रखा है। आपके एनसीईआरटी एक टॉपिक कवर किए जिसका नाम है सेल थ्योरी। ये अच्छे से याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, एक थे बच्चा जर्मन बॉटनिस्ट, याद रखिएगा बॉटनिस्ट यानी प्लांट पे स्टडी करने वाले, और थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। जो ब्रिटिश ठीक है, जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था बच्चा स्लीडन, याद आया स्लीडन, और जो जूलॉजिस्ट थे बच्चा उनका नाम था स्वान, याद आ रहा है आपको स्वान। यस सर। ठीक है, तो बॉटनिस्ट साहब स्लीडन ने क्या बोला, उन्होंने बड़ा सिंपल सा वर्ड बोला बच्चा कि जो भी प्लांट होते हैं ना, जो भी प्लांट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, बस सिंपल बच्चा। ये तो हमें आता है कि जो भी प्लांट है वो टिश्यू से बने होते हैं, कई सारे टिश्यू मिलते हैं, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से प्लांट बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो कई सारे सेल मिलेंगे, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से प्लांट बनेंगे। कहानी कब की है, डेट याद रखिएगा 1838, डेट एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखिएगा 1838। चलिए सर, स्वान ने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट बच्चा, अच्छा खासा इसके बारे में लिखा है। स्वान ने बोला कि जो एनिमल्स है बच्चे, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो यहां पे एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया बच्चा प्रोडक्ट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग सेल प्लस उसके प्रोडक्ट से बने। सर प्रोडक्ट का मतलब समझ में नहीं आया, हम तो सेल से बने ना, प्रोडक्ट कहां से आ गए, सोचिए। देखिए बच्चा, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं ये कोई सेल थोड़ी ना है, ये तो सेल के प्रोडक्ट्स है। जो केराटिन प्रोटीन है बालों में, ये बच्चा सेल थोड़ी ना, बाल सेल नहीं है बच्चा, सेल के तो प्रोडक्ट्स है ना। इसी तरह से, इसी तरह से आपके ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा है वो सेल थोड़ी है। ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल है, जो फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा वो तो बच्चा सेल ने रिलीज किया होगा, वो तो प्रोडक्ट है। इसी तरह से बोन में कई सारे सॉल्ट है, अपर से कैल्शियम फॉस्फेट है ना, हार्डनेस देने के लिए, तो कई सारे मिनरल्स है वहां, तो वो बच्चा सेल थोड़ी ना है, वो तो सेल के प्रोडक्ट्स है। इसलिए यहाँ कहा कि हम लोग जो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। आगे बात समझ में, हम लोग हमारे अंदर में क्या है, हेयर है, बाल है, तो वो तो प्रोडक्ट है सेल के। जो भी फ्लूइड पार्ट है ब्लड का वो तो सेल के प्रोडक्ट्स है। बोन्स के अंदर में जो भी सॉल्ट है वो तो सेल के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इन्होंने नया चीज भी एक बताया, ध्यान सुनना, ये जूलॉजिस्ट है लेकिन नया चीज बताया। उन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है, ए मतलब एनिमल सेल, पी मतलब प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर में, सेल के बाहर में एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है, अंदर में फ्लूइड पार्ट है, बाहर में एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जिसे बच्चा आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने बताया कि एक पतला सा कवरिंग है, और जब उन्होंने प्लांट सेल को देखा तो वहां भी उन्हें थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग मिली, लेकिन प्लांट के अंदर में एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई गई, यानी बच्चा सेल वॉल। तो उन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर में एक्स्ट्रा एक और कवरिंग होती है जो हमारे अंदर यानी एनिमल में एब्सेंट है, यानी वो बात कर रहे थे सेल वॉल की, उन्होंने बात की सेल वॉल की। आ गई बात समझ में। उन्होंने तीन चीज बोली कि जो हम या प्लांट बने, जबकि ये बच्चे जूलॉजिस्ट है, तो हम या प्लांट जो बने सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। एनिमल के अंदर में जो सेल है उनमें एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जिसे आज बच्चा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सबको मालूम है। प्लांट के अंदर में इसके अलावा एक कवरिंग है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। खत्म बच्चा। अब दोनों की थ्योरी को मर्ज कर दो, दोनों ने एक तरह से एक ही बात कही कि जो भी ऑर्गेनिज्म है सेल, सेल से बने और उसके प्रोडक्ट से बने, तो दोनों की थ्योरी को मर्ज करके हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन आएगा सेल थ्योरी किसने दिया, याद रखिएगा स्लीडन
एंड स्वान ने अपनी कहानी बताई थी 1839। स्वान ने अपनी कहानी कब बताई? 1839। स्लीडन की कहानी 1838। सबको आता है, बहुत आसान से। तुमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नीट में वो इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी में सब कुछ बातें ठीक थी कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने, ठीक है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन बच्चा इसके ड्रॉबैक है क्या है, यानी गलतियां क्या है, लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक, इसकी गलतियां ना लिमिटेशन। इनसे क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए, एक ही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ न्यू सेल विल फॉर्म, नया सेल कैसे बनेगा। आपने बोला कि हम लोग सेल से बने, और सेल से जो मटेरियल सीक्रेट होगा उसके प्रोडक्ट से हम बने, सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। बस ये बताइए हाउ न्यू सेल विल फॉर्म, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बताइए कि नया सेल अपने आप कैसे बन जाएगा। तो यहां पास कभी भी बच्चा स्लीडन एंड स्वान ये प्रूफ नहीं कर पाए कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ न्यू सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये कभी भी हमारे सेल थ्योरी प्रूफ नहीं कर पाई। तो ये बच्चा उसकी गलतियां है, लिमिटेशन है। बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चा, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। आपके एनसीईआरटी में दिया है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने अपनी एक थ्योरी दी 1855 को, और उन्होंने बोला कि मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उन्होंने अपना एक वर्ड यूज किया, ये याद रखना है, डायरेक्टली नीट के क्वेश्चन में आएगा, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने एक वर्ड यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। बोले मतलब सर इसका क्या है, इसका कोई मीनिंग है क्या? बोले हाँ। इन्होंने तो अपने लैंग्वेज में दिया बच्चा, अपने नेटिव लैंग्वेज में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने बोला सेल विल एराइज फ्रॉम, सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल का फॉर्मेशन होता है पुराने सेल के टूटने से होता है। हम सभी को मालूम है ये बच्चा अमीबा है, यही अमीबा बाइंड्री फिजन करके दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो नया वाला ना न्यू अमीबा कैसे बना, पुराने अमीबा के डिवीजन से बना ना। कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में बच्चा बाइंड्री फिजन हुआ, दो बैक्टीरिया बन गए। कोई भी सेल कैसे बनता है, तो पुराने सेल के डिवीजन से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। ये कहानी बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने। इस थ्योरी को कहा गया सेल लीनिएज थ्योरी। इस थ्योरी को क्या किया गया? सेल लीनिएज थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा, इस थ्योरी का नाम है सेल लीनिएज थ्योरी। डन, समझ में आया? तो अब हम लोग स्लीडन एंड स्वान जो उनका सेल थ्योरी था उनमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, और रुडोल्फ विर्चो की जो थ्योरी को मर्ज कर दिया। तो आज हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं बच्चा वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। आज हमने मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कि इस थ्योरी में स्लीडन एंड स्वान की कहानी प्लस ओमनी सेलुलर ई सेलुलर यानी रुडोल्फ विर्चो की कहानी को मर्ज कर दिया। एनसीईआरटी ने इसके अंदर में दो ही वर्ड लिखे, आप सभी को आना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या एनिमल, वो सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बने, और पुराने सेल के टूटने से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। जो हमने अभी बातें की वही चीज एनसीईआरटी में लिखा है कि पुराने सेल के टूटने से नया सेल बनेगा, और जो भी ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। तो ये बच्चा आपके एनसीईआरटी के 2 पेज कवर हो जाते हैं। देख लीजिए, आपको मैं खुद से पढ़ लेना बच्चा, खुद से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट हुक पढ़ना है बच्चे, एनसीईआरटी में नहीं है रॉबर्ट हुक का नाम, लेकिन आप लोगों को तो आता है ना। एंटोन वॉन ल्यूमेन बच्चा गिवन है, फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब द लिविंग सेल, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन बता दिए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। सेल थ्योरी एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, स्लीडन एंड स्वान की कहानी, ठीक है। और देख लीजिए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट स्वान की कहानी अच्छे से दे रखा है। स्लीडन एंड स्वान दोनों की कहानी मिला करके बनती है सेल थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई हाउ न्यू सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो बाद में एनसीईआरटी में लिखा है रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल के टूटने से नया सेल का फॉर्मेशन होता है।
और बाद में हमने सेल थ्योरी का फाइनल शेप दे दिया। यानी आज जो सेल थ्योरी पढ़ रहे बच्चा, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ रहे। चलिए, इसके अंदर दो ही बातें याद रखनी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने, और जो भी नया सेल है पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। ये बहुत आसान सी कहानी है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब आपको एक चीज बताता हूं कि आपको ये बोला गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सेल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। हमने पढ़ा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सेल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। कुछ क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया? हम किसे सेल कहेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो सेल बनने के बच्चा 4 क्राइटेरिया है। पहले, सबसे पहले वहां पर एक बाहर का एक आउटर बाउंड्री कवरिंग होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले एक बाहर में कवरिंग होना चाहिए, जिसका नाम होगा बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। तो सबसे पहले आउटर कवरिंग, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हो। अंदर में फ्लूइड सब्सटेंस होना चाहिए, जहां सारे रिएक्शन, एनसीईआरटी में लिखा है द मेन एरिना, एरिना मतलब जगह, ये वो जगह है जहां सारे रिएक्शन होंगे। लिविंग होना है तो उसे ढेर सारे रिएक्शन करने पड़ेंगे, और रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम। तो एंजाइम को काम करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो सेकंड क्या होना चाहिए? उसमें होने चाहिए साइटोप्लाज्म, जहां पर सारे जो भी फंक्शन हो परफॉर्म होना चाहिए, साइटोप्लाज्म। दूसरा, इसके अंदर में प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री होना चाहिए, यानी राइबोसोम। अगर राइबोसोम नहीं है तो बच्चा प्रोटीन कैसे बनेगा? और सेल को जिंदा रहने के लिए बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन ही सारा काम कर, हार्मोन्स बनाते हैं। सेल का मैक्सिमम चीज आप देख लीजिए, अपने बॉडी का पूरा चीज देख लीजिए ना, बोन्स है, कार्टिलेज है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, सब कुछ क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। तो ये राइबोसोम होना जरूरी है। अगर राइबोसोम नहीं है तो बच्चा सेल नहीं बन सकता। चलिए, फोर्थ, इनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, जो सेल को कंट्रोल करके रख सके, सेल के सारे फंक्शन पे कंट्रोल बनाए रखे, जिसको आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल मस्ट है, जरूरी है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हो। ये जरूरी है कि जो डीएनए हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होना चाहिए। ये फिक्स्ड है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा ना। कोई भी सेल हो बच्चा, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंगस का सेल हो, अमीबा का सेल हो, दुनिया का कोई भी सेल है, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो फिक्स्ड है, किसका बना होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। ठीक है, गड़बड़ नहीं करो। अगर ये 4 चीजें हैं तभी मैं सेल मानूंगा। इसलिए आप सुनते हैं कि जो बच्चा वायरस नॉन सेलुलर है, ये ए सेलुलर है, ये मैंने आपको खुद से पढ़ा है। वायरस के बारे में मैंने बोला होगा कि ये बच्चा सेल से नहीं बने। सर क्यों? वायरस नॉन सेलुलर है, वायरस नॉन सेलुलर है, वायरस सेल से नहीं बना है। वायरस ए सेलुलर है, वायरस सेल से नहीं बना है। सर क्यों वायरस सेल से नहीं बने, ए सेलुलर है? क्यों? क्योंकि वायरस का अगर स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो बाहर में कवरिंग होगा, इसे कैप्सिड कहेंगे। ये बच्चा कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। तो सर हम इसे कैप्सिड क्यों कहेंगे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों नहीं कह देते? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होना चाहिए। आपने कुछ नाम सुना है? फॉस्फोलिपिड की बनी होनी चाहिए। ये तो बच्चा कैप्सिड है, ये तो एक प्रोटीन का हार्ड कवरिंग है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं। और अंदर में बच्चा कोई साइटोप्लाज्म नहीं, जहां कोई रिएक्शन होता ही नहीं वायरस के अंदर में कोई राइबोसोम है ही नहीं। और इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन बच्चा कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के भी नहीं बने। कुछ वायरस में तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए के, जैसे कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, पोलियो वायरस, वहां तो जेनेटिक मटेरियल बच्चा आरएनए के बने। तो देखिए ये रूल मान ही नहीं रहे सेल का, ना राइबोसोम है ना साइटोप्लाज्म है ना। अब बताओ, इसलिए वायरस
बाहर आउटसाइड रह ही नहीं सकते। बिना प्रोटीन का एंजाइम नहीं, हार्मोन नहीं, लाइफ नहीं भाई। बिना प्रोटीन का क्या लाइफ रहेगी? मेन स्ट्रक्चर तो प्रोटीन होते हैं। तो मुझे बताइए, वायरस खुद से प्रोटीन बना ही नहीं सकता, तो कोई काम करने लायक है ही नहीं। इसलिए कहते हैं वायरस जब तक बाहर है, आउटसाइड है, तो ये बच्चा नॉन लिविंग है, कोई काम करने लायक नहीं। इसलिए वो हमारे अंदर इंटर करता है, हमारे अंदर इंटर किया, हम होस्ट है, हमारे अंदर इंटर कर गया तो हमारे साइटोप्लाज्म को, हमारे राइबोसोम को वो यूज करेगा और यूज करके अपना प्रोटीन बनाएगा और वो सारा काम करेगा जो लिविंग करते हैं। तो एक बार वो इंटर कर गया होस्ट के अंदर में, हमारे अंदर आ गया, हमारे राइबोसोम को यूज करने लगा, हमारे साइटोप्लाज्म को यूज करने लगा, तो वो सारा काम करेगा जो लिविंग करती है। इसलिए बोला गया कि अगर वो होस्ट के अंदर है तो सारा काम कर लेगा, प्रोटीन बना लेगा हमारा यूज करके, तो बेटा लिविंग की तरह हो गया। लेकिन जब वो बाहर है तो राइबोसोम तो है ही नहीं, प्रोटीन तो बना ही नहीं सकता, कोई एंजाइम तो है ही नहीं, लाइफ तो चला ही नहीं सकता। इसलिए बाहर वो नॉन लिविंग है और अंदर वो बच्चा लिविंग है। क्या बच्चा ये वायरस की कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है। इसलिए वायरस का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है बाहर में। बाहर में तो ऐसे ही क्रिस्टल के फॉर्म में, हाँ, एक बच्चा सॉलिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में पड़े रहते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ाया था ना तुम्हें। तो चलो यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो फटाफट, बहुत आसान सा चीज है। फटाफट हैंड रेज करो, यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं करोगे? बोलो फटाफट। ठीक है, फटाफट हैंड रेज करो सभी लोग। यहां तक मेरे में से इजी है, डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना। अब एनसीईआरटी ने लिखा है, बच्चा बचपन से एक नाम सुनते आते कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन समझ में नहीं आता बच्चे, हम केवल बोल देते सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ते ना बचपन से कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट है। लेकिन बच्चे इसका मीनिंग समझ नहीं पाते, बस बोल देते हैं, याद रहता है, बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, मीनिंग समझ में नहीं आया कि सर सेल इक्विवेलेंट टू लाइफ कैसे हो गया। यानी कि एक सेल है, आप बोल रहे हो बेटा ये लाइफ है, स्ट्रक्चरल है, लाइफ का एक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल इक्वल टू लाइफ। कैसे सर, एक सेल एक लाइफ कैसे हो सकता है? समझिए, ध्यान से सुनना, इसे सिंपल वे में समझा रहा हूं। जैसे मान लो बच्चा अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा तो बच्चा एक ही सेल का है। जो अमीबा है वो कितने सेल के हैं? सर अमीबा तो यूनिसेलुलर है, एक सेल का है। तो सोचो ना, एक अमीबा एक सेल का, यानी सिंगल एक सेल है, बस एक ही सेल का है ना। वो बच्चा अकेले वो हर काम कर लेता है जो एक लिविंग हम करते हैं। अरे हम लिविंग है तो डाइजेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, बाहर के केमिकल से अपना रिस्पॉन्स देंगे। हमारे अंदर जो भी गुण लिविंग के, वो अमीबा में भी तो है। अमीबा भी तो लिविंग है, लेकिन अमीबा तो एक ही सेल का बना है, यानी खुद एक सेल का है और वो सारा काम करता है जो लिविंग करते हैं। इसका मतलब खुद एक अकेला सेल सारे लिविंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है ना। लिविंग होने के लिए जो भी चाहिए वो अमीबा कर रहा है ना, वो एक ही सेल तो है। यानी वन सेल वो सारा काम कर रहा है जो एक लिविंग में होने चाहिए। इसलिए तो कहा गया कि वन सेल इज इक्वल टू वन लाइफ। वो एक लाइफ ही तो है, एक सेल एक लाइफ ही तो है। उस लाइफ लिविंग होने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो खुद एक सेल खुद से परफॉर्म कर ले रहा है। इसलिए से कहा गया कि जो सेल है वो बच्चा आपके लाइफ का फंडामेंटल पार्ट है। मतलब इक्वल टू वन सेल इज इक्वल टू वन लाइफ, वो एक लाइफ की इक्वल है। मैंने प्रूव कर दिया। एक बैक्टीरिया है, एक ही सेल है ना। पैरामीशियम है, एक ही सेल है ना। लेकिन वो बच्चा पूरा लाइफ है। वो तुम्हारा हेल्प मांगा है क्या? अमीबा ने कभी बोला रिस्पिरेशन करने के लिए मुझे हेल्प कर दो ना, मुझे रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प कर दो? वो बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसका कोई किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। खुद बच्चा अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है।
आगे बात समझ में? यानी एक सेल में वो गुण है जिसे पूरा लाइफ अपने आप को चला सके। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग एनसीईआरटी में जाएंगे। तो आपने बच्चा बचपन में पढ़ा है, आपने बच्चा बचपन में पढ़ा है कि सेल दो तरह के, आप सभी को मालूम है बच्चा, बचपन में आप सभी ने पढ़ा है कि सेल को हम दो तरह से मानते हैं। एक बच्चा है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है बच्चा यूकैरियोटिक सेल। बहुत आसान है, हम सभी को मालूम है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो सर इनमें डिफरेंस भी आपने बच्चा बहुत सारे पढ़े होंगे, तो हम लोग एक बेसिक डिफरेंस पे काम करते हैं, एक बेसिक डिफरेंस पे काम करते हैं। देखिए इस पेज पे हम आराम से बच्चा बेसिक डिफरेंस पे काम करेंगे, चीजें समझ में आना चाहिए। इधर मैंने लिखा प्रोकैरियोटिक और इधर मैंने लिखा यूकैरियोटिक। इधर से बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस, क्लास 12 का बहुत सारा टॉपिक क्लियर होगा, मैं यहां से रिलेट कर दूंगा, यहां से कई सारे टॉपिक रिलेट कर दूंगा, चीजें आसान हो जाएगी। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या करना है, ये बच्चा आपने बनाया सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन होगा। कोई भी सेल है तो चार चीजें तो चाहिए, सेल मेम्ब्रेन तो होना चाहिए, दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म होने चाहिए, दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म होने चाहिए, दोनों के अंदर में बच्चा जेनेटिक मटेरियल होगा। किसका बना हुआ बोलो? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, दुनिया का कोई भी सेल हो, जेनेटिक मटेरियल बच्चा जब भी बना होगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होना होगा। अपने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन है? डीएनए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड वाले थे। चलिए तो सर आपने बोला कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बहुत सारे डिफरेंस है, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब देखिए दोनों के अंदर में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, ये दोनों कॉमन हो गए, दोनों के अंदर में फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म, ये तो कॉमन हो गए, साइटोप्लाज्म ये तो कॉमन हो गए, दोनों के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ये तो कॉमन हो गए। तो सर डिफरेंस कहां है? समझना डिफरेंस को। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो डीएनए है यानी जेनेटिक मटेरियल है, वो बच्चा यहाँ के साइटोप्लाज्म में, यहाँ के साइटोप्लाज्म में ना जो फ्लूइड पार्ट है वहां बच्चा डायरेक्टली फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसी साइटोप्लाज्म में वो तैर रहा है। जबकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए है दे आर द वेल सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोट्स के अंदर में जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं है, साइटोप्लाज्म बाहर है और डीएनए अंदर है। क्यों? क्योंकि बीच में एक बाउंड्री बन गई है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई समझ में? प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट्स के डीएनए को हम नेकेड कहते हैं। हम इसके डीएनए को कहेंगे नेकेड क्योंकि यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। चलिए भाई आता है हमें। अब देखो जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है व्हाइट कलर के, इसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर कुछ डेंस स्ट्रक्चर होंगे, ये क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, इसे कहेंगे न्यूक्लियोलस। तो अब मुझे बताइए यूकैरियोट्स के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। इसी को हम क्या कहते थे? ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है, तो नाम हुआ ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म है नहीं ना, तो सर इसे क्या नाम दे? तो आपने बचपन में नाम सुना होगा कि इनके जो न्यूक्लियस है, इनके जो न्यूक्लियस है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये जो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहां तो भाई ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब है नहीं, तो जो न्यूक्लियस के जगह जो स्ट्रक्चर है उसी का नाम देंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, या इसी को हम लोग नाम दे देते हैं जीनोफोर। अब नीट का क्वेश्चन बनाइएगा तो कई बार वर्ड आएगा जीनोफोर। फोर का मतलब बॉडी
जीनोफोर, जहां जेनेटिक मटेरियल जहां रह रहा है उसी को जीनोफोर कहेंगे, उसी को न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, झूठा न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस है, फॉल्स समझ में आया। इसी को कह देंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव है, पुराना है, इसी को कहेंगे बच्चे इंसिपिएंट, अभी ये डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। इंसिपिएंट मतलब जो अभी अनडेवलप्ड है, वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कई सारे नाम जानते हैं बच्चे, कई सारे नाम से जाना जाता है। तो ये आप सभी को बच्चा बचपन से याद है ये चीज कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। अब मैं 4 नए डिफरेंस बता रहा हूं डीएनए के राउंड में, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप लोग मैच्योर हो चुके हो और मॉलिक्यूलर बेसिस 12th का पढ़ चुके हो। मैं रिलेट करूंगा। हमारे डीएनए में बच्चा, हमारे डीएनए पे निगेटिव चार्ज है, सभी को मालूम है। सर क्यों निगेटिव चार्ज है? क्योंकि हमारे डीएनए में फॉस्फेट है, फॉस्फेट पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारे डीएनए में यहाँ पर एक स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पे होंगे पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पे निगेटिव चार्ज, जिससे कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर सके। तो हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है न्यूट्रल करने के लिए। प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन बच्चा, हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन नाम के प्रोटीन एब्सेंट है। तो सर उनके डीएनए में कैसे होगा? क्या उनके डीएनए न्यूट्रल नहीं रहेंगे? क्या उनमें पैकेजिंग नहीं होगी? होगा बच्चा। उनके अंदर में हिस्टोन के जगह कुछ दूसरे प्रोटीन होंगे, जिसे कहेंगे पॉलीएमाइंस। क्या कहेंगे बोलो? पॉलीएमाइंस होंगे। हिस्टोन तो नहीं है, लेकिन उनके जगह पे दूसरे प्रोटीन्स है, जिससे अपने आप को पैकेजिंग कर सके, न्यूट्रल बन सके, पॉलीएमाइंस। चलिए, इसलिए हम यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम को बच्चा ट्रू क्रोमोसोम कहेंगे, और प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम बनेगा उसे बच्चा झूठा क्रोमोसोम बनेंगे, क्योंकि उसमें हिस्टोन नाम का प्रोटीन तो है नहीं, और हिस्टोन है नहीं, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, इसलिए हम उसे फॉल्स क्रोमोसोम कह सकते हैं, झूठा क्रोमोसोम कहेंगे। चलिए, सेकेंड चीज, जो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होगा वो बच्चा कैसा होगा समझिए, वो बच्चा सर्कुलर नेचर का होगा। कैसा होगा? नेचर यानी शेप बच्चा सर्कुलर होंगे। जो डीएनए बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए, सेम चीज है, समझ लो। डीएनए में जब प्रोटीन जुड़ जाएगा, डीएनए में जब प्रोटीन जुड़ जाएंगे ना, पैकेजिंग हो जाएगा, तो इस डीएनए प्लस प्रोटीन से जो पैकेजिंग हो गया उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो यानी मैं डीएनए और क्रोमोसोम बोली सेम चीज है। डीएनए प्लस प्रोटीन पैकेज हो गए तो क्रोमोसोम बन गए। अगर पैकेजिंग नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं जुड़े, तो वो बच्चा डीएनए। तो डीएनए बोलूं या क्रोमोसोम बोलूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज, हमारे अंदर में अगर आपने क्रोमोसोम देखा होगा बच्चा, तो आपको हमेशा लीनियर दिखे होंगे। हमारे अंदर का जो डीएनए वो सर्कुलर नहीं है, हमारे अंदर का जो डीएनए है वो देखिए बच्चा लीनियर, ये व्हाइट वाला देखिए, ये बच्चा लीनियर है। आपने क्रोमोसोम का फिगर देखा ना हमेशा, तो यहां पर हमारा जो डीएनए बच्चा वो कैसा है? लीनियर है। शेप वाइज कैसा है? लीनियर। उनका कैसे बच्चा? सर्कुलर। और प्रोकैरियोट्स कोई भी हो दुनिया में, कोई प्रोकैरियोट्स हो, क्रोमोसोम बच्चा सिंगल ही होंगे। नंबर अगर पूछा जाएगा तो सिंगल इन नंबर बोलिएगा, नंबर बस एक ही होगा, सिंगल इन नंबर। जबकि हमारे अंदर में ह्यूमन बीइंग बच्चा, हमारे अंदर तो 46 है, हमारे अंदर तो 46 है ना। दुनिया में कोई यूकैरियोट्स हो, क्रोमोसोम का नंबर बच्चा मोर देन 1 होगा, एक से तो ज्यादा होंगे। हमारे अंदर 46 है। कुछ आपने पढ़ा है ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, चैप्टर 1 में, क्लास 12th के, वहां 1260 क्रोमोसोम थे। ओनियन के अंदर 16 थे, रैट के अंदर अलग थे, कैट में अलग थे, पढ़े हैं ना पूरा फर्स्ट चैप्टर में। तो यूकैरियोट्स में जब भी क्रोमोसोम होगा एक से ज्यादा होगा, और शेप्स लीनियर होंगे, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होंगे। जबकि प्रोकैरियोट्स में शेप कैसा है?
सर्कुलर। नंबर कितने? एक। हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं है। नेचर कैसे बच्चा? नेकेड है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कवर्ड नहीं है। तो क्या ये चार डिफरेंसेस आपको समझ में आ गई? चार डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गई, जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि आपको कोई गड़बड़ ना करे। मैंने प्रोकैरियोट्स में डीएनए को लेकर के मैंने चार चीजें बोली। पहला मैंने बोला कि डीएनए बच्चा दोनों जगह तो डबल स्टैंडर्ड, देख लीजिए दोनों जगह पे डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन यहाँ कैसे सर्कुलर है, और यहाँ कैसे है, यहाँ आपने देखा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या डीएनए ही तो है, क्रोमोसोम में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ये देखिए डीएनए। तो यहाँ के डीएनए कैसे हैं? लीनियर है, पहला डिफरेंस। यहाँ क्रोमोसोम जब भी होगा 1 होंगे, और यहाँ कितना होगा? मोर देन 1। तीसरा मैंने क्या बताया? इनके अंदर में हिस्टोन नाम के प्रोटीन, जो हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो एब्सेंट है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे क्रोमोसोम को फॉल्स क्रोमोसोम। जबकि हमारे अंदर में हिस्टोन नाम के प्रोटीन है, तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो ट्रू क्रोमोसोम कहलाएगा। बोले ठीक। इसके अलावा मैंने प्रोकैरियोट्स में बोला कि इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो नेकेड हो गया, नेकेड हो गए। और इनका कैसा हो गया? कवर्ड हो गया, कवर्ड हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा कि सर एक का सिंगल स्टैंडर्ड एक का डबल स्टैंडर्ड, क्या? नहीं, दोनों जगह डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होंगे, दोनों जगह तो डबल स्टैंडर्ड होंगे। हाँ, शेप का डिफरेंस होगा, शेप का होगा, नंबर का होगा, नेकेड का होगा, इनका डिफरेंस होगा, लेकिन होंगे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होंगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोट्स में अगर सेल ऑर्गेनल होंगे, अगर प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनल होगा, तो बच्चा मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होंगे। बोले मतलब? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही मेम्ब्रेन से कवर्ड। अगर इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल होंगे तो वो बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। यहाँ बच्चा कुछ इंक्लूजन बॉडीज होंगे, यहाँ पर बच्चा कुछ क्रोमैटोफोर्स होंगे, गैस वैक्यूल होगा। इनके अंदर कोई सेल अगर ऑर्गेनल है तो ये जरूरी है कि बाहर में कोई बाउंड्री नहीं होगी, मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होगी। तो यहाँ के जो भी सेल ऑर्गेनल होंगे वो मेम्ब्रेन लेस होंगे, मेम्ब्रेन लेस होंगे। अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज क्या करते हो कि सर हमारे अंदर में क्या केवल मेम्ब्रेन बाउंड है क्या? समझिएगा ध्यान से, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड भी है और मेम्ब्रेन लेस भी है। मतलब हमारे अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड है ना कम से कम, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बॉन्ड है ही नहीं, हमारे अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है और मेम्ब्रेन लेस भी। तो सर मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है? जो मेम्ब्रेन से कवर्ड कौन है? तो आपने नाम तो सुना है ना, ये सब ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, नाम तो सुना है ना। ये सब बच्चा मेम्ब्रेन से ही तो कवर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये बच्चा मेम्ब्रेन से ही तो कवर्ड होते हैं। तो हमारे अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स तो हैं और मेम्ब्रेन लेस भी है। जैसे हमारे अंदर में एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, पढ़ाऊंगा मैं। ये बच्चा कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। हमारे अंदर राइबोसोम है, ये बच्चा मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कौन ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कॉमन है, मैचिंग है? तो आप आंसर बोल के आइएगा, बस एक ही है, वो है राइबोसोम। हमारे और प्रोकैरियोट्स में अगर पूछा जाए कौन ऐसा ऑर्गेनल जो दोनों जगह कॉमन है, बताइए, तो आप बोलिएगा कि हमारे अंदर ऑर्गेनल मैक्सिमम जो है वो तो मेम्ब्रेन बॉन्ड है। गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बच्चा मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ये तो प्रोकैरियोट्स में होने ही नहीं है। तो एक ही जगह कॉमन है बच्चा, वो कौन है? राइबोसोम। वो कौन है? राइबोसोम। लेकिन आपको ये भी तो मालूम है ना कि प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है बच्चा वो 70S है और हमारा राइबोसोम बच्चा 80S है। याद आ रहा है आपको?
हमारा राइबोसोम 80S और उनका राइबोसोम बच्चा 70S। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं जैसे ही ये बच्चे से पूछता हूं कि ये बताइए यूकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम है, यूकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम है, तो बच्चा धड़ाम से आंसर कर देता है कि 80S है। ये गलत है। हमारे अंदर बच्चा 80S है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे अंदर में बच्चा 70S भी है। तो तुम बोलोगे कहां से हमारे अंदर 70S कहां से आ गए? याद कीजिए, आपके अंदर में कुछ स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। आपके अंदर बच्चा, ठीक है, प्लांट के अंदर में है बच्चा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं, वो बच्चा 70S है। तो हमारे अंदर में राइबोसोम जो है वो दोनों है, मेनली 80S है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर कैसे 70S है। याद रहेगा आपको, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो क्या यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है? फटाफट बोलो, बोलो फटाफट। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? 100% क्लियर होगा। मेरे से ये सब बच्चा बहुत इजी है, और ये सब तो तुम्हें आते होंगे ना, ऐसा नहीं है। एक मिनट, यहाँ देखो, राइबोसोम का मैं पहले क्लियर ही कर देता हूं तुम्हें, कि हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। राइबोसोम का मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इधर देखिएगा, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है? प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, ये बच्चा 70S। डन। 70S क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आपको आता है ना, स्वेडबर्ग यूनिट। इसका मतलब बच्चा साइज नहीं, इसका मतलब बच्चा साइज नहीं, कुछ यूनिट होते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, हम पढ़ेंगे उसे। और ये भी आप लोगों को अच्छे से आता होगा, 70S है तो ये 30S और 50S से बना है, ये सब तो आपको आते होंगे बच्चा। चलो सर, यूकैरियोट्स का बताओ। अब यूकैरियोट्स का देखना, ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स के चीजों को समझिएगा। ये बच्चा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में एक मेम्ब्रेन अटैच, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे आप कहते हो बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम सुना है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे जो भी राइबोसोम होगा वो है बच्चे कैसे, वो है 80S। कैसे बोलो, 80S। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्री राइबोसोम, ये भी है बच्चा 80S। आर से जुटा हुआ 80S, जो फ्री राइबोसोम है वो भी 80S, ठीक है? और हमारे सेल ऑर्गेनल में, जैसे कि बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है, आपने बच्चा प्लास्टिड का नाम सुना है, ठीक है? इनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं, ये है बच्चा तुम्हारे 70S। तो मेरे से अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहां 70S, कहां 80S, एकदम क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S, जो प्लास्टिड है या जिसे मैं क्लोरोप्लास्ट कहता हूं, वहां कैसे बच्चा 70S। इधर रेड वाला 80S, ये बच्चा 80S। क्या ये बातें आपको क्लियर है? क्या ये, अब तो कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है? अब मैं अपनी बारे में थोड़ा चीज बता रहा हूं, यूकैरियोट्स के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूकैरियोट्स के बारे में चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर यूकैरियोट में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होंगे, सबको मालूम है। तो हमारे अंदर बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे, यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और मेम्ब्रेन लेस भी होगा, यानी बिना मेम्ब्रेन से कवर्ड भी होंगे, मेम्ब्रेन लेस भी होंगे, मेम्ब्रेन लेस भी होगा। बोले ठीक है सर। तो सर मेम्ब्रेन बॉन्ड का, मेम्ब्रेन लेस का समझिए। मेम्ब्रेन लेस दो हैं, एक का नाम तो आपको याद करा दिया, राइबोसोम, और ऐसे भी याद हो जाता, बैक्टीरिया के अंदर में, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम होता है। अगर प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है, तो प्रोकैरियोट्स तो कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड तो स्ट्रक्चर भी तो नहीं रखता ना, यानी कि अगर प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है, इसका मतलब है राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होगा। चलिए,
दूसरा मैंने आपको बोला था सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, ये मैं खुद से आपको पढ़ाऊंगा आगे भी कि सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जो स्ट्रक्चर है वो बच्चा मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं। दो तो सर मेम्ब्रेन बॉन्ड है कौन? तो अब मेम्ब्रेन बॉन्ड बाकी लोग बच गए। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड यहां पर हो गए दो तरह के, कुछ होंगे जो दो मेम्ब्रेन से बाइंड होंगे, टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, और कुछ जो होंगे वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे। जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है उनके अंदर बच्चा तीन एग्जांपल, एक होगा बच्चा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अगर आपने फिगर देखा हो तो आपको हमेशा बच्चा दो मेम्ब्रेन से बना हुआ दिखेगा। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर कभी भी बनाया हो, माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हो तो आपको ऐसे ही तो दिखते थे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। या आपने बच्चा प्लास्टिड देखा हो, ठीक है, तो आपको ऐसे ही तो बनाया जाता था कि दो मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन कौन कौन है याद हो गए? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। चलो सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन है? बाकी सारे। अब जितने तुम्हें याद है, अब तुम्हें जो भी याद है, सर मुझे तो याद है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर मुझे तो याद है जीबी यानी गोल्जी बॉडी। सर मुझे तो याद है लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन। मुझे तो याद है वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन। सर मुझे कुछ और भी याद है सर, परऑक्सीसोम, एनसीईआरटी में है परऑक्सीसोम। इसके अलावा और भी होते हैं, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, नहीं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, एनसीईआरटी में केवल परऑक्सीसोम है, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, हमारे अंदर में यूकैरियोट्स में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिसे कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सर इसका मतलब क्या हुआ? सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझना ध्यान से, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा है। ये तुम्हारा सेल, ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल, ये देखो न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर में ये डीएनए, डीएनए ही हर चीज को कंट्रोल करता है। ये डीएनए, डीएनए ही सारा चीज कंट्रोल करता है, ये डीएनए। बोले हाँ सर, आया समझ में? अब देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये प्लास्टिड, ये प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी बच्चे अपने डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने डीएनए होते सर्कुलर शेप के, और प्लास्टिड में भी डीएनए होते बच्चा सर्कुलर शेप के। अगर इनके पास अपना डीएनए है तो अपना आरएनए बना सकते हैं। अगर इनके पास अपना डीएनए तो अपना आरएनए बना सकते हैं। अगर ये अपना आरएनए तो इनके पास बच्चा अपना राइबोसोम भी तो है। इनके पास अपना राइबोसोम भी तो है, तो क्या उससे अपना प्रोटीन नहीं बना लेंगे? क्या अपना प्रोटीन नहीं बना लेंगे? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए कैसा? सर्कुलर शेप का। तो डीएनए, तो डीएनए से क्या आरएनए बन जाएगा? हाँ, अगर आरएनए बन जाएगा तो आरएनए राइबोसोम से जाके जुड़ जाएगा और उससे प्रोटीन भी बन जाएंगे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपना प्रोटीन बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? प्रोटीन। तो सर ये प्रोटीन तो अपना खुद से बना ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को 100 प्रोटीन चाहिए, तो 30 प्रोटीन, 30 प्रोटीन तो वो खुद से बना लेगा, बाकी 70 प्रोटीन के लिए वो इस न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। बाकी 70 प्रोटीन के लिए वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से जो प्लास्टिड है 30 प्रोटीन तो खुद से बना लेगा, बाकी 70 प्रोटीन के लिए वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है ये आधा काम खुद से कर सकता है, ये आधा काम खुद से कर सकता है। वो आधा करने के लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। तो ये बच्चा खुद से सारा काम नहीं कर सकता, कुछ काम तो खुद से करेगा लेकिन कुछ काम न्यूक्लियस की हेल्प से करेगा। इसलिए नाम दिया सेमी। सेमी का मतलब हाफ ऑटोनोमस, ये आधा इंडिपेंडेंट है
क्योंकि खुद कुछ काम तो कर सकता है, खुद तो कुछ काम कर सकता है, इसलिए नाम दिया गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी होता हाफ, कुछ काम तो खुद से कर ले रहा है ना, और कुछ काम करे न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। तो पूछा जाएगा सेल में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कौन है ना। अब मैं एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी से बहुत सारी चीज नया सीखोगे, कि शायद कहानी अभी तक नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनना। इससे बहुत सारी चीजें में तुम्हें क्लियरिटी बनेगी और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। देखो हमारा सेल कैसे बना, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, कैसे बना होगा समझो ध्यान से। हमारा सेल कैसे बना यूकैरियोटिक, ये देखिए डीएनए था, डीएनए में हमने बाहर से कवरिंग बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, बन गया बच्चा ट्रू न्यूक्लियस, बन गए ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन हमारे अंदर बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कैसे आया, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आ गए, प्लास्टिड कैसे आ गया। तो मान लो यहां एक बैक्टीरिया था, मान लो बच्चा ये एक बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया बोलता था कि मैं खुद से अपना फोटोसिंथेसिस करता हूं। ये बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये बोलता है कि मेरे अंदर में खुद से कुछ पिगमेंट है, मैं खुद से फोटोसिंथेसिस करता हूं, खुद से अपना खाना बनाता हूं। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल ने इसे ऑफर दिया कि आप बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल मेरे अंदर में आ जाइए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहिए, मैं आपको रहने के लिए जगह, आपको सारा डिफेंस, सारा केयर दूंगा, बदले में आप फोटोसिंथेसिस कीजिए, बदले में आप फोटोसिंथेसिस कीजिए और खाना खुद भी रखिए और मुझे भी दे दीजिए। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में चले गए। और कहा जाता है यही प्रोकैरियोटिक यानी यही बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता था, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी वाले, फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, एडवांस बैक्टीरिया कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वही ब्लू ग्रीन एल्गी वाले फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया, वो बच्चा कहा जाता है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में वो कन्वर्ट हो गए। सर आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर किया ब्लू ग्रीन एल्गी वाले और हमारे अंदर में ही रहने लगा और यही परमानेंट एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। सर कैसे, बताता हूं। इसी तरह से कोई एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया थे, वो बोलते थे कि मैं खुद से ऑक्सीजन की हेल्प से रिस्पिरेशन करता हूं, एटीपी बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं भाई, एटीपी, मेरे पास रिस्पिरेशन करने की ताकत है, फूड को तोड़ने की। तो हमारे सेल ने ऑफर दिया कि आप मेरे अंदर आ जाइए और मेरे अंदर में हमेशा के लिए रहिए, रहने की जगह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बदले में मेरा खाना भी आप तोड़ दीजिए। तो कहा जाता है यही जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर में इंटर कर गया और वही अपने आप को इवोल्यूशन में, वही अपने आप को इवोल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माना जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ना, वो एक्चुअली में प्रोकैरियोट से इवॉल्व होकर के बने, प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के इवोल्यूशन से बन गए। सर कैसे, आपके पास एविडेंस है, मैं 4 एविडेंस दूंगा, मैं 4 एविडेंस दे रहा, ध्यान से सुनना, मैं 4 एविडेंस दे रहा हूं। सर कैसे बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड है वो बैक्टीरिया से बना है, कैसे सर, आपके पास कोई एविडेंस है, बोले हाँ। बैक्टीरिया के पास में अपना सर्कुलर डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपने सर्कुलर डीएनए होते हैं ना, बैक्टीरिया में अपना सर्कुलर डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो सर्कुलर डीएनए, ठीक, नेकेड। बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में भी तो 70s राइबोसोम होता है, मिला जुला तो दिख रहा है। बैक्टीरिया बोलता है मैं बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता हूं, मैं बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता हूं। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, वो बाइनरी फ्यूजन से ही टूट करके डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर में बड़े साइज के पोर्स होते हैं, जिसे पोरीन कहते हैं, पोरीन, बड़े साइज के पोर होते, गैप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में भी बच्चा ऐसे पोरीन बड़े बड़े साइज के गैप पाए जाते हैं। तो सर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो है
वो तो सब बैक्टीरिया से मैच कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, हर चीज सिमिलरिटी है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के ही इवोल्यूशन से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि हमारे पास 4 चीजें बताने की। बैक्टीरिया का राइबोसोम 70s, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का भी 70s। बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर में बाइंड डिफ्यूजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइंड डिफ्यूजन, प्लास्टिड भी बाइंड डिफ्यूजन करते हैं। बैक्टीरिया में बड़े साइज के पोर्स होते हैं, गैप होते हैं, पोरिन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पोरिन्स है। इससे ये पता चलता है कि बैक्टीरिया इवॉल्व होकर के माइटोकॉन्ड्रिया का रूप ले लिए। तो इससे बच्चा सारा चीज याद हो जाएगा, इससे सारी चीज याद हो जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या गुण है। सर सारा गुण है जो बैक्टीरिया में होते हैं। बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए, एक होगा सिंगल इन नंबर, राइबोसोम है 70s, डिवीजन करता है बाइंड डिफ्यूजन से, पोरिन से, बड़े बड़े साइज के पोर से। क्या यहां तक चीजें क्लियर आई? कुछ नया चीज सीखा? चलो टाइम हो गया ऐसे, बोलो फटाफट। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग आज यहां तक ही एंड करते हैं, और अगले क्लास में बच्चा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि आसान सा चैप्टर है ना, आसान सा चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर तो है नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो आप लोग क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, और हम लोग अगले क्लास में पूरा प्रोकैरियोटिक सेल फिनिश करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक के सारे सेल ऑर्गेनल। मेनली बच्चा तुम्हें दिक्कत होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और सीलिया फ्लैजिला 9+2 9+0, इसी में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है। सर क्या है बेसल बॉडी, तो क्या है सर वो एक्सोनीम, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो हम मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर पर डिटेल से काम करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।